रहीम स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 40 की पार्ट 3 की वीडियो को। इस पार्ट में हमने एंटी एस्ट्रोजेंस और एंटी प्रोजेस्टेरोन्स को डिस्कस करना है। एंटी एस्ट्रोजेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स को, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से एंटी प्रोजेस्टेरोन्स जिनको अबॉर्टिफिकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, ये वो सारा डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसको हम सर्म्स भी कहते हैं, SERM, ठीक है। ये बेसिकली करते क्या हैं, एस्ट्रोजन के हमारी बॉडी में मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं। एस्ट्रोजन के कुछ इफेक्ट्स को ये सपोर्ट करते हैं, यानी कि एगोनिस्ट हैं, और कुछ इफेक्ट्स को इनहिबिट करते हैं, यानी कि एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है के बाद अब ऐसा क्यों होता है, इनका फ़र्क रिस्पॉन्स क्यों होता है, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मुख्तलिफ होते हैं। तो कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के लिए ये अच्छे हैं, कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के लिए बुरे हैं। एनीवेज, अच्छा, अब ये समझने के लिए ना एक दफ़ा हम एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स को देख लेते हैं कि एस्ट्रोजन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो एक तो आपको पता है एस्ट्रोजन होती है वो यूट्राइन कैंसर कॉज करवाती है, क्योंकि यूट्रस की ग्रोथ करवानी है उसने। तो अगर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन होगी तो यूट्राइन कैंसर का चांसेस जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। इसी तरह से अगर हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें भी अगर ज़्यादा एस्ट्रोजन वगैरह होगी तो वो ब्रेस्ट की ज़्यादा हाइपरप्लेजिया करवाएगी, ज़्यादा ग्रोथ करवाएगी, तो ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज करवा सकता है आपका एक्सेसिव एस्ट्रोजन। ठीक हो की बात। उसके अलावा जब एस्ट्रोजन की कमी होना शुरू होती है तो एस्ट्रोजन की कमी में, यानी कि जब मेनोपॉज का टाइम आता है, उस वक्त आपको पता है हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस, इस तरह की चीज़ें होना शुरू होती हैं। तो लैक ऑफ एस्ट्रोजन कैन कॉज हॉट फ्लैशेस। सही के बाद, और मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन जो होते हैं वो बोन के सिक्योरिटी गार्ड की तरह होते हैं, यानी कि वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो वो बोन को सपोर्ट करते हैं, कह लें, ठीक है। एस्ट्रोजन होते हैं बोन को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमने देख लिया 4-5 रूल्स। अब हम देखते हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसको हम SERMs भी कहते हैं। ओके बात। अब 3 नाम है यहाँ पे हमने पढ़ने हैं, टमॉक्सिफिन, रेलॉक्सिफिन और क्लोमिफिन। ये 3 नाम है। सबसे पहले देखते हैं हम टमॉक्सिफिन को। अब टमॉक्सिफिन यूज़ कर रहे हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रेस्ट पे इसका एंटागोनिस्ट इफेक्ट है। ये एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करती है, इसी वजह से ये वाला कैंसर ट्रीट हो पाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन तो ये कैंसर कॉज कर रही थी। ओके के बाद, तो एक तरफ तो हमने देख लिया कि ये एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रही है, लेकिन यूट्रस पे ये एगोनिस्ट का इफेक्ट कॉज करती है, ठीक है। तो एक कैंसर को ट्रीट कर रही है और यूट्राइन कैंसर के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। तो हम करते क्या है कि जिन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, उनमें हम प्रोफिलैक्टिकली भी यूज़ कर रहे होते हैं कि चलो यार यूट्राइन कैंसर का थोड़ा बहुत चांस तो बढ़ेगा, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस अलबत्ता कम हो जाएंगे। सही। अच्छा, ऐसी फीमेल्स के यानी कि टमॉक्सिफिन की वजह से हॉट फ्लैशेस कॉज होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो काम है, एस्ट्रोजन जो थे वो हॉट फ्लैशेस को कम कर रहे थे, टमॉक्सिफिन हॉट फ्लैशेस कॉज कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे भी एस्ट्रोजन के इफेक्ट को रोक रही है, एंटागोनाइज कर रही है। सही की बात। और फिर हमने देखा विनस थ्रोम्बोसिस करवा रही है। ये भी आपको एक और इफेक्ट याद होगा कि जो एस्ट्रोजन थे वो क्लॉटिंग कॉज करवाते हैं। सही की बात। तो टमॉक्सिफिन भी क्लॉटिंग कॉज करवाती है। इसका मतलब है कि लिवर के ऊपर भी इसका एगोनिस्ट इफेक्ट है। सही की बात। तो ये कुछ चीज़ों पे हमने देखा कि कोई रिसेप्टर्स पे एगोनिस्ट इफेक्ट कर रही है और कुछ रिसेप्टर्स पे एज एन एंटागोनिस्ट रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बोन में भी इसका एगोनिस्ट इफेक्ट होगा। जैसे एस्ट्रोजन बोन को सपोर्ट करता है, उसी तरह टमॉक्सिफिन भी बोन को सपोर्ट करता है। तो टमॉक्सिफिन ब्रेस्ट में और हॉट फ्लैशेस में, इन 2 जगहों पे एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। यूट्रस में, बोन में और क्लोटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करने में, इन सारी जगहों पे एगोनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। सही बात। इसीलिए हम इनको कह रहे हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ओके हो गया। अब टमॉक्सिफिन ही की तरह का एक और ड्रग होता है टोरिमिफिन। ये उन्होंने कहा इंडिकेशंस, प्रॉपर्टीज, टॉक्सिसिटीज, सारा कुछ तकरीबन सिमिलर ही है। अगर टॉक्सिसिटीज पूछ ले तो आप ये वाली टॉक्सिसिटी बता सकते हो कि हॉट फ्लैशेस कॉज करवाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज करते हैं, वो सारा कुछ। नेक्स्ट ड्रग आता है हमारे पास रेलॉक्सिफिन। रेलॉक्सिफिन इज वेरी सिमिलर टू टमॉक्सिफिन, सिर्फ ये है कि रेलॉक्सिफिन ये वाला काम नहीं करता, जो है ना यूट्राइन कैंसर के चांसेस को इंक्रीज करना, ये रेलॉक्सिफिन नहीं करवाता। यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं है। बाकी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को कम करेगा और ये हॉट फ्लैशेस को भी कॉज करेगा और बोन सपोर्ट भी ये करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी, बाकी सारा कुछ सिमिलर है। सही के बाद रेलॉक्सिफिन को हम जिस तरह टमॉक्सिफिन का कहते हैं ना कि आमतौर पर इसका यूज़ क्या होता है, प्रोफाइलैक्टिकली यूज़ कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। तो रेलॉक्सिफिन को अक्सर हम ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। आगे जाकर देखेंगे चैप्टर 42 है मेरा ख्याल है, जिसमें हम बोन को डिस्कस कर रहे होंगे। वहाँ पे हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए रेलॉक्सिफिन दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बोन के सपोर्ट वाला काम करते हैं ये। तो रेलॉक्सिफिन इज यूज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। और उन्होंने कहा अनलाइक टमॉक्सिफिन ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स ऑन एंडोमेट्रियल टिश्यू नहीं रखता, ठीक है। सिर्फ एंडोमेट्रियल टिश्यू वाले इफेक्ट्स नहीं है, बाकी सारे इफेक्ट्स तकरीबन हैं। डीप विनस थ्रोम्बोसिस वगैरह ये भी कॉज करवा रहा है, ये भी टॉक्सिसिटी है बाय द वे, ठीक है। क्लॉटिंग जो कॉज करवा रहा है तो ये भी टॉक्सिसिटी हुई ना, जारी सी बात है। ऑलराइट जी।
अच्छा, रिडॉक्सीफिन से सिमिलर उन्होंने कहा है बेजोडॉक्सीफिन भी होता है, ये एक न्यूअर टर्म है एंड इट इज़ अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स। सही होगी बात। और उसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस, जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिडॉक्सीफिन यूज़ करते हैं उसी तरह से बेजोडॉक्सीफिन भी यूज़ करते हैं। एट नंबर 3 आता है हमारे पास क्लोमिफिन। क्लोमिफिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े मजे की चीज़ है। देखो होता बेसिकली क्या है, ये हो गया हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब आपने समझना है कि ये हमारे पास अगर हम जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बन रहे होते हैं उसकी बात करें तो ये दरमियान में एग वगैरह डेवलप होना है। ठीक है, इर्द गिर्द आ गया आपके पास ग्रैनुलोजा और सबसे बाहर आ गया आपके पास थीका सेल्स। ओके के बाद ये आपने सर समझ लेना है। अब होता ये है कि थीका सेल्स जो होते हैं LH आके थीका सेल्स पे ऐड करता है और थीका सेल्स आपके पास किसी और सब्सटेंस से प्रोड्यूस कर देते हैं एंड्रोजन्स या कह लो टेस्टोस्टेरोन। सही, तो LH ने थीका सेल्स से कहा कि आप लोग एंड्रोजन प्रोड्यूस करो, ये काम हो गया। फिर ये एंड्रोजन कन्वर्ट होते हैं इनटू एस्ट्रोजन और ये जो एस्ट्रोजन की कन्वर्जन है इसको हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम भी होता है एरोमेटेज। ओके बात। तो यहाँ पे ये एरोमेटाइजेशन होती है ग्रेनुलोजा सेल्स के अंदर, जो अंदर वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर। इस एरोमेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उस एंड्रोजन को कन्वर्ट करवाता है एस्ट्रोजन में। ठीक, तो इनडायरेक्टली ये दोनों ही एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो एस्ट्रोजन होगा ये जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्ट करेगा, एग पे एक्ट करेगा और एक वक्त पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको पता है ओव्यूलेशन कॉज करवाएगा और ये सारा कुछ कॉज करेगा एस्ट्रोजन और फिर यूट्रस को भी तैयार करेगा, वो सारा कुछ तो करेगा ही करेगा। अब क्लोमिफिन से ट्रीट क्या कर, एक और बात, जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ब्लड में बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो एस्ट्रोजन जाता है और जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नेगेटिव फीडबैक करवाता है। वो FSH को भी इनहिबिट करता है और LH को भी इनहिबिट करता है। कहता है भाई एस्ट्रोजन काफ़ी बन रही है, तुम लोग थोड़े कम हो जाओ। सीधी बात। तो अब एस्ट्रोजन दो काम करवा रहा है, यानी ये ओवरी में प्रोड्यूस होने वाला एस्ट्रोजन एक तरफ जाके FSH और LH को इनहिबिट कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे ओवुलेशन कॉज करवा रहा है। हमने दे दिया जनाब क्लोमिफिन। ये क्लोमिफिन सर्म है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। क्लोमिफिन क्या करता है, एस्ट्रोजन का जो ओव्यूलेशन वाला इफेक्ट है इसको तो करता है प्रमोट, यानी यहाँ पे हो गया एगोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एगोनिस्ट, ओव्यूलेशन को प्रमोट कर देगा। लेकिन जो एस्ट्रोजन जाके इनहिबिट कर रही थी LH और FSH को, इन रिसेप्टर्स को एंटेगोनाइज करता है, तो यानी कि इनहिबिट नहीं होने देता, या जिसकी वजह से मजीद FSH और LH प्रोड्यूस होता है, मजीद एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लगा ही रखता है कि एक तरफ एस्ट्रोजन के ओव्यूलेशन पे जो इफेक्ट्स हैं उनको बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ LH और FSH को कम भी नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट हो गया और इन रिसेप्टर्स के लिए ये एगोनिस्ट हो गया, तो इसलिए ये क्लोमिफिन है। तो क्लोमिफिन आप देख सकते हैं ओव्यूलेशन को बहुत प्रमोट करेगा। जो एनओव्यूलेटरी फीमेल होती है जिनमें इनफर्टिलिटी होती है, उनमें फर्टिलिटी को बहाल करने के लिए हम क्लोमिफिन दे सकते हैं। क्लोमिफिन का एक ड्रग जो यूज़ करते हैं क्लोमिफिन सिट्रेट खासतौर पे, फिर इसकी टॉक्सिटीज होती हैं, ये हेडेक कॉज करता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिटीज की ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज कॉज करता है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा ओव्यूलेशंस हो सकती हैं ऐसी सिचुएशन में, और एक से ज़्यादा ओव्यूलेशंस का मतलब एक से ज़्यादा एग्स, ज़्यादा फर्टिलाइजेशन, और हो सकता है ट्विंस हो जाएं या ट्रिपलेट्स हो जाएं या क्वाड्रुप्लेट्स हो जाएं। ठीक है, तो ये इसकी एक टॉक्सिसिटी है क्लोमिफिन सिट्रेट की और एक एथिकल इशू भी आता है इसके साथ। ओके बात, तो ये हमने डिस्कस कर ली सारे टर्म्स। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि ये सारे तो थे ना जिनके कई जगहों पे एगोनिस्ट इफेक्ट थे, कुछ जगहों पे एंटागोनिस्ट इफेक्ट थे। कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो प्योरली एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे कि फ्लोविस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट हैं, सारे टिश्यूज में एंटागोनिस्ट हैं। इनको हम कब यूज़ करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए वैसे टमॉक्सीफिन यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर टमॉक्सीफिन इफेक्टिव ना हो तो फिर हमें बाज़ औक़ात फुलवेस्ट्रेंट जैसे प्योर एंटागोनिस्ट की तरफ आना पड़ता है। तो अभी तक हमने देखा कुछ ऐसे ड्रग्स थे जो एस्ट्रोजन के कुछ रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहे थे, कुछ को एंटागोनाइज। ठीक, फिर ऐसा ड्रग पड़ा जो कि सारे रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट है। अब हम ऐसे इनहिबिटर्स को देख रहे हैं जो कि एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस नहीं होने देता, उनके सिंथेसिस को ही रोक लेता है। ठीक है, उस पर नंबर बनाते हैं आपके पास एरोमेटेज इनहिबिटर्स। मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन से एरोमेटाइजेशन के थ्रू बनता है। यहाँ पे अगर एरोमेटेज को इनहिबिट कर देंगे तो ये एंड्रोजन्स जो है वो एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो सकेंगे। तो एरोमेटेज इनहिबिटर जैसे कि एनास्ट्राजोल हो गया, लिट्रोजोल हो गया, ये नॉन स्टेरॉयडल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं एरोमेटेज के। मेरी बात है, जब एरोमेटेज को इनहिबिट कर दिया तो एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगी। और ये जो है ये ज़्यादातर रिवर्सिबल थे। एक इरिवर्सिबल भी होता है एक्सिमेस्टेन, ये इरिवर्सिबल एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। सही की बात, ऐसे ड्रग्स को भी आमतौर पे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास डेनाजोल। डेनाजोल क्या करता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है। अब हमने पूरा सिंथेसिस तो नहीं पढ़ा होगा कि गोनेडल हार्मोन्स किस तरह से बनते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रख लें कि साइटोक्रोम P450 भी गोनेडल हार्मोन्स की सिंथेसिस में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होता है। तो जब हम उन P450 को इनहिबिट कर देंगे तो इन स्टेरॉइड सिंथेसिस में रुकावट आ जाएगी। सही होगी बात। तो एक तो डेनाजोल एस्ट्रोजेंस को सिंथेसाइज नहीं होने दे रहा, दूसरी तरफ ये पार्शियल एगोनिस्ट होता है प्रोजेस्टेंस का भी, एंड्रोजेंस का भी और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स का भी। ठीक है, तो बड़ा ये एक मल्टी फंक्शनल किस्म का होता है डेनाजोल। इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में और फिब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट के ट्रीटमेंट में। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस होता है जिसमें बेसिकली आपकी यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम होती है ना, एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू अगर किसी और जगह डेवलप हो जाए, फिलोपियन ट्यूब्स में डेवलप हो जाए या ओवरीज में किसी और जगह डेवलप हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सही है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है। लेकिन एक बात मेरे रखो, जो डेनाजोल है ना, ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट नहीं कर सकता। डेनाजोल सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को और इन चीज़ों को बेहतर जरूर कर लेगा, लेकिन इनफर्टिलिटी को ट्रीट नहीं करता। फीमेल इनफर्टिलिटी का बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे क्लोमिफेन सिट्रेट ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के इन ड्रग्स को भी डिस्कस करूँ जो कि खासतौर पर इनफर्टिलिटी के लिए दिए जाते हैं। सही की बात। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, यहाँ हमने एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट सारे पढ़ लिए। सही, यहाँ पे पढ़ेंगे एंटी प्रोजेस्टेंस। अभी यहाँ पे थोड़े से पढ़ रहे हैं हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के एनालॉग्स और एंटागोनिस्ट, यानी कि LH और FSH के रिलेशन को देखना है हमने। अब आपको पता है ऊपर से आता है आपके पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है और इसके आने पे LH और FSH रिलीज होते हैं। लेकिन GnRH जो है ये पल्सेटाइल रिलीज होता है इसका, यानी थोड़ा सा रिलीज हुआ फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा रिलीज हुआ फिर कम हो गया। अगर तो पल्सेटाइल पैटर्न में रिलीज होता रहेगा तो LH और FSH को प्रमोट करेगा। ठीक, अगर कॉन्टिन्यूस आता रहा GnRH तो वो LH और FSH को इनहिबिट कर देता है। ये बड़ी किसकी अजीब सी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, अब GnRH का एनालॉग होता है लियोप्रोलाइड। सही, हम अगर ये ड्रग है, हम अगर लियोप्रोलाइड कॉन्टिन्यूसली पेशेंट को देते रहें तो वो LH और FSH को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि GnRH पल्सेटाइल प्रमोट करता है और कॉन्टिन्यूस इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि लियोप्रोलाइड जो होता है उसकी हम कॉन्टिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो गोनेडोट्रोपिन्स को सप्रेस कर देता है। जाहिर बात है गोनेडोट्रोपिन सप्रेस हो जाएंगे तो एस्ट्रोजेंस भी कम बनेंगी, प्रोजेस्टेरॉन्स भी कम बनेंगे। ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में। चिल्ड्रन में अगर बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रखते। जाहिर सी बात है अगर बहुत देर एस्ट्रोजन वगैरह ना बनी तो आपको पता है उससे नुकसान आना शुरू हो जाएंगे। एस्ट्रोजन मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी गार्ड होता है बोन्स का, तो उसमें बोन्स भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं और उसके अलावा यूट्राइन फिब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस और भी चीज़ें हो सकती हैं। हम कोशिश करते हैं कि 6 साइकिल से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, या करें 6 मंथ से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें प्रीमेनोपॉजल फीमेल्स में। ओके हो गया। और फिर उन्होंने डिस्कस किया, ये तो था ना एनालॉग, यानी कि था ये एगोनिस्ट ही, लेकिन चूंकि हमने कॉन्टिन्यूसली दिया इसलिए वो एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करना शुरू हो गया, इसलिए उसने LH और FSH को इनहिबिट कर दिया। सही है, वैसे एनालॉग ही। और GnRH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं, गैनीरेलेक्स, सिट्रोरेलेक्स। ये जो रेलेक्स वाले होते हैं ना, ये होते ही एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, तो ये यूज़ हो रहे होते हैं कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के लिए। ओके की बात, अगर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हुई भी है, सारी बात है ये भी कंट्रोल करने में रोल प्ले कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अलबत्ता लियोप्रोलाइड इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डेनाजोल बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोमिफेन बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है, सर्म्स तो खैर तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। सही होगी बात। अब आ जाते हैं हम एंटी प्रोजेस्टेरॉन की तरफ। प्रोजेस्टेरॉन का एक मेन फंक्शन आपको पता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है। वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को मेंटेन कर लेता है। तो अगर हमने प्रोजेस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट दे दिया तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करेगा, यानी कि अबॉर्टिफिकेशन का काम कर सकता है। अगर एक फीमेल अबॉर्शन चाह रही है तो उसमें ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। हाँ, जो जारी बात आपको पता है मेंस्ट्रुएशंस मिस होना शुरू हो जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो अगर लास्ट मेंस्ट्रुएशन को भी 49 डेज से कम टाइम हुआ तो फिर अबॉर्टिफिकेशन बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये मिफेप्रिस्टोन, मिफेप्रिस्टोन भी एंटी प्रोजेस्टेरॉन है। और एक और है मिसोप्रोस्टोल, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E का एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन E की तरह का होता है। ठीक है, या उसके साथ उसकी जैसा एक्शन करता है। सही, तो मिफेप्रिस्टोन हो गया या मिसोप्रोस्टोल हो गया, ये दोनों ही 49 डेज के अंदर बड़े इफेक्टिव अबॉर्टिफिकेशन हैं। ऑलमोस्ट 95% प्रेगनेंसी में ये अबॉर्शन कॉज कर देते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हैं, नोजिया कॉज हो सकते हैं, वॉमिटिंग कॉज हो सकते हैं, डायरिया कॉज हो सकते हैं। और फिर एक और मसला ये बन सकता है कि अबॉर्शन तो कॉज कर दें लेकिन प्रेगनेंसी के सारी चीज़ें बाहर ना निकाल पाएँ, कुछ ना कुछ प्लेसेंटा अंदर रह जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें अंदर रह जाएँ। तो इस कंडीशन में ज़ाहिर सी बात है ये एक बड़ा टॉक्सिसिटी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और वो करें ब्लीडिंग तो जारी बात है होगी, तो ये कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटीज़ हैं। और रेयरली कभी ये भी होता है कि ये अबॉर्शन कॉज करवा देते हैं, लेकिन अबॉर्शन के बाद इन्फेक्शन और सेप्सिस ये चीज़ें होना शुरू होती हैं। और आप सोचो ये सेप्सिस वगैरह क्यों होगा, जारी बात है अगर कुछ अबॉर्शन के बाद कुछ प्रोडक्ट्स अंदर रह गई हैं तो वो प्रोडक्ट्स भी एज ए निडस रोल प्ले करेंगी और इन्फेक्शन हो जाएगी। तो बहुत रेयरली कभी ये डेथ भी कॉज कर सकती है।
सही की बात। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।